today we have to start our topic about colligative properties. आज हमको पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? दोज प्रॉपर्टीज which depend upon number of particles. ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, irrespective of their nature. नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं. किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर पे डिपेंड करती हैं. और वो भी किसका नंबर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. किसका नंबर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं. नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं. तो डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल सी है बच्चों. अब इस टॉपिक में सबसे पहले बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक. ये टॉपिक पढ़ने की हमें जरूरत क्या है, इसका हमें यूज कहां होने वाला है. तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में हम यूज कहां करते हैं. 11th क्लास में बच्चों आपने दो टर्म्स पढ़ी होगी. वैसे तो 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन 9th क्लास की आपको बहुत ज्यादा समय बीत गया तो शायद कुछ थोड़ा भूल भी गए होंगे. 11th में आपने दो टर्म्स जरूर पढ़ी होंगी. मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ा है एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला. मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला. अब जैसे अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का बहुत सारे बच्चों को मोलिकुलर फॉर्मूला मालूम होगा. क्या मोलिकुलर फॉर्मूला है? H2O2. और बहुत सारे बच्चों को यह भी याद होगा कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे और क्या होगा. कोई बताइए तो जल्दी से. व्हाट विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड? हाँ, वेरी गुड. शिव शंकर जी ने बताया एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा HO. मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला मालूम है तो उसमें जो जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स का रेशो निकाल लेते हैं. जैसे यहां था 2:2 तो हो गया 1:1. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया HO. सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6. तो जल्दी से निकाल करके बताएंगे बच्चों इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O. हाँ दिनकर जी, वेरी गुड. बहुत अच्छा बताया आपने. 3-4 बच्चों ने जल्दी जल्दी से ये बता दिया है आंसर. द आंसर इज CH2O. कैसे निकालते हैं? इसमें कार्बन के 6 एटम्स हो गए, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो गए. एंड इफ वी फाइंड देयर रेशो it comes out to be 1:2:1. That means the empirical formula of CH2O of glucose is CH2O. So this is the method. If we know molecular formula, we can
फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मीन्स अगर हम सिंपली आइडिया समझें कि मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक्चुअल में रिलेशन क्या है, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इफ वी मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय सम नंबर, then it is converted into molecular formula. For example, in case of hydrogen peroxide, the empirical formula was HO, and if we multiply it with 2, then we can find its molecular formula. है ना बच्चों? Similarly, if we multiply the empirical formula of glucose by 6, then it is converted into its molecular formula. So by studying these two examples, we can understand here the value of N was 2. In case of hydrogen peroxide, N की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। और ग्लूकोज के केस में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 6 से मल्टीप्लाई किया। तो हम समझ सकते हैं कि n की वैल्यू किसी केस में 2 हो सकती है, किसी केस में 6 हो सकती है, किसी केस में और भी डिफरेंट हो सकती है। n की वैल्यू मतलब सबके लिए एक जैसी नहीं है। यहां से ये बात हमें पता चली। और ये पता चला कि n से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो हमारा बन जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना। मतलब अगर हमें किसी चीज का मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना हो और अगर हमें उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पता हो और n की वैल्यू पता हो, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। और मोलिकुलर फॉर्मूला से हम लगभग ये बता सकते हैं कि वो क्या चीज है। अगर हमें मालूम चल गया कि मोलिकुलर फॉर्मूला है किसी सबस्टांस का H2O2, तो इट इज वेरी सिंपल टू से दैट दिस सबस्टांस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमें उस सबस्टांस का बारे में मालूम चल गया, है ना, अगर हमें उसका मोलिकुलर फॉर्मूला पता है। अब अगर किसी सबस्टांस का मोलिकुलर फॉर्मूला हमें मालूम चल गया C6H12O6, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यह पता चल गया कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि या तो हो सकता है ग्लूकोज या तो हो सकता है फ्रक्टोज, है ना बच्चों। कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा भी होगा, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनको तो मालूम होगा कि ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला भी C6H12O6 है और फ्रक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला भी C6H12O6 है। यदि नहीं मालूम है तो अब तक तो अभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये 12th क्लास का आपका एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स, उसमें भी आपको फिर से ये स्टडी करना होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो मतलब हमें कुछ आइडिया तो मिला कि वो सबस्टांस क्या हो सकता है। कैसे आइडिया मिला? जब हमें उसका मोलिकुलर फॉर्मूला पता चला। और मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड कहां से होगा? जब हमें उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होगा और हमें उसका पता होगा n। अब हमें उस सबस्टांस का एम्पेरिकल फॉर्मूला कहां से पता होगा? तो इसके लिए बच्चों क्लास 11 का अगर आप थोड़ा सा टॉपिक याद करें, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर में आपने किया था कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन स्टोइशियोमेट्री। कुछ बच्चों को याद आया होगा, क्लास 11 में आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला स्टडी किया था बेस्ड अपॉन स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री मतलब रेशो ही तो फाइंड करते हैं हम। एम्पेरिकल फॉर्मूला और है ही क्या, रेशो फाइंड करना है। अगर एनसीईआरटी की एग्जाम्पल एग्जैक्टली याद करें तो मुझे कुछ याद है, आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा याद होगा कि उसमें एनसीईआरटी में एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया था जिसमें कार्बन का गिवन मास, हाइड्रोजन का गिवन मास और क्लोरीन का गिवन मास था।
ऐसे करके हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक टेबल बनाते थे, जिसमें सबसे पहले हम लिखते थे सिंबल्स, जो जो एलिमेंट दिए हैं उनके सिंबल्स। दूसरा कॉलम हम उसका बनाते थे मास या गिवन मास। अभी मुझे ये तो याद नहीं है, यहाँ पे शायद दिया रहा था 24, यहाँ था 4 समथिंग, यहाँ था 71 पॉइंट समथिंग, ऐसे ऐसे कुछ वैल्यूज गिवन थे। तीसरी चीज हमें खुद से लिखनी होती थी एटॉमिक मास, कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ कॉलम हम यहां पर बनाते थे द मास, मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। उसके मास को हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से जो भी वैल्यूज गिवन थी उनको हमने उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करके यहाँ फाइंड कर लिया था कि इट वाज अप्रोक्सीमेटली 24.24 या ऐसा कुछ वैल्यू दिया था 11th क्लास में। मुझे अच्छे से ये वैल्यू एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पे आता था 2.0 समथिंग, यहाँ पे आता था 4, यहाँ पे आता था 2 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसके बाद लास्ट कॉलम हम करते थे, यहाँ पे हम फाइंड करते थे रेशो। और रेशो बच्चों कैसे फाइंड किया जाता था कि जो ये इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी उससे सबको डिवाइड किया जाएगा। अब जैसे यहाँ ये वैल्यू आई है 2.01 मान लेते हैं, यहाँ वैल्यू आई है 2.02, यहाँ वैल्यू आई है 4.01। अगर ऐसे कहीं कुछ है गिवन, तो अगर हमारा ये वैल्यूज आती हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि 2.01 इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और इस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम इन सबको डिवाइड कर देते हैं। 2.01 को भी 2.01 से डिवाइड कर दिया, 4.01 को भी 2.01 से डिवाइड कर दिया, 2.02 को भी 2.01 से डिवाइड कर दिया। अब इतना डिवाइड करने के बाद यहां हमारा रिजल्ट आ गया है 1, यहां रिजल्ट आ गया है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, और इधर का रिजल्ट है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो हमने फाइंड कर लिया है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, कि इसमें अगर हम रेशो देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन की रेशो होनी चाहिए 1:2:1, मीन्स द एम्पेरिकल फॉर्मूला शुड बी CH2Cl। तो बच्चों ये हमारा पहला काम हो गया कि हमने फाइंड कर लिया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लिया है तो दूसरा चीज हमें मालूम होना चाहिए n। फिर उस n से हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये n फाइंड करने का हमारा मेथड होता था द मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब किसी चीज का मोलर मास कैसे पता चले? जब तक मोलर मास नहीं मालूम होगा तब तक हम ये n की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मोलर मास हमारा जो फाइंड करना होता है बच्चों, वो हमें फाइंड करना होता है बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे मेन चीज हमें अब यहां से नया क्या मालूम चला कि कोई अगर हमारे पास अननोन सबस्टांस है, अननोन सबस्टांस, जैसे अगर आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स अभी तक किए होंगे, क्लास 7 से लेकर के क्लास 11 तक। 12 में तो आपको अभी मौका नहीं मिल पाया है बच्चों, कोविड-19 के चलते, बट फ्रॉम क्लास 7 to class 11 you may have conducted many practicals in chemistry lab,
and you may have seen many chemicals. Maximum chemicals in our laboratory, we see they are colorless. Maximum chemicals क्या है? कलरलेस है. बहुत रेयर कंपाउंड्स हैं जो कलर्ड हैं, जो हमारी केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में 7th क्लास से अब तक जो यूज हुए हैं. उसमें से कुछ एग्जाम्पल कॉमन सी आपको जस्ट 2-4 एग्जाम्पल्स याद होंगी, जैसे कॉपर सल्फेट. बहुत सारे बच्चों को इसका कलर याद होगा. क्या कलर है बच्चों कॉपर सल्फेट का? हाँ, वेरी गुड. द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू. द कलर ऑफ फेरस सल्फेट अभी लास्ट 1-2 टॉपिक में हमने किया था. फेरस, हाँ, फेरस आयंस आर लाइट ग्रीन. और उसी में हमने टॉपिक में किया था फेरिक आयंस. फेरिक आयंस का कलर क्या है बच्चों? ब्राउन. ब्राउन. वेरी गुड. अंशु कुमार जी ने बड़ा अच्छा से बताया. तो बहुत कम कलर्स हैं, जो बहुत कम साल्ट्स हैं जिनके कलर्स हैं जो आपको आपके सिलेबस में याद रखने हैं. 10 क्लास का अगर मैं आपसे पूछूं, एक कलर था येलो कंपाउंड था, किसी को याद है बच्चों? 10 क्लास में आपने, हाँ, वेरी गुड. अंशु की, दिनकर की मेमोरी बहुत तेज है, अभी तक इनको याद है. लेड आयोडाइड आपने पढ़ा था क्लास 10 में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल. और अभी आपको 11 क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आपने 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट. उनके कलर्स भी पता होंगे. जिनको पता है वो चैट बॉक्स में लिख देंगे. ठीक है, फिलहाल हम अपना टॉपिक पे आगे चलते हैं. बच्चों, मैक्सिमम कंपाउंड्स जो हैं, मैक्सिमम कंपाउंड्स हमारे केमिस्ट्री में है कलरलेस. और अगर आपको कोई कलरलेस कंपाउंड दिया है पाउडर्ड शेप में, आपके पास व्हाइट कलर का पाउडर अगर कोई दिया है, तो व्हाइट कलर का आपका सोडियम क्लोराइड भी होता है, व्हाइट कलर का कैल्शियम क्लोराइड भी है, व्हाइट कलर का जिंक क्लोराइड भी है. 90% या शायद 95% कंपाउंड्स तो आपके कलरलेस है, व्हाइट कलर के ही होंगे. आप उनको देखने से नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्या सबस्टांस है. अननोन सबस्टांस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय ओनली सीइंग दैट सबस्टांस. उसको हमें पहचान करना हो तो हमें उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी. लेबोरेटरी में हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, उसको अच्छे से एनालाइज करना है. तो लेबोरेटरी में हम उसको 2 टाइप की एनालिसिस करते हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में बच्चों पहले हम चेक करते हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल यहां जो क्वेश्चन दिया है इसमें से अगर हम देखें कि हमें कंपाउंड में दिया था कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है. तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी होती है कि हमें उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं वो फाइंड करने हैं. फिर दूसरा काम हमारा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो हमने 11th क्लास में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा. हमें उसमें एस्टिमेशन करना होता है. फिर हम फाइंड करते हैं परसेंटेज, कि कौन कौन से एलिमेंट कितना कितने परसेंट प्रेजेंट हैं. जैसे यहां पे हमें दिया कि कार्बन 24.24% है, हाइड्रोजन 4.01% है, क्लोरीन 71.25% है. जितना भी जो भी दिया होगा परसेंटेज. तभी अगर हमें एलिमेंट्स का नाम और एलिमेंट्स की परसेंटेज दी हो तभी ना हम ये सारा जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला का प्रोसीजर फॉलो कर पाएंगे. तभी तो हम ये रेशो फाइंड कर पाएंगे, तभी तो हमें मालूम चलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो बच्चों, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हम फाइंड कर पाते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, मींस द रेशो ऑफ दीज एलिमेंट्स. और एम्पेरिकल फॉर्मूला को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और अब हमारा काम एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल गया. अगला काम हमें क्या करना है,
एन की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमने देखा एन की वैल्यू 2 थी, तो हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया। ग्लूकोज के केस में एन की वैल्यू 6 थी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये बन गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब अगर हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन की वैल्यू का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यदि हमें मोलर मास ही नहीं मालूम होगा तो बच्चों हम एन फाइंड नहीं कर पाएंगे, और एन फाइंड नहीं होगा तो वी कैन नॉट फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सबस्टेंस। तो मोलर मास फाइंड करना है, दैट इज द मेन यूज ऑफ आवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सबस्टेंस।